जो देश ऐसा दिखता था वो आखिर कैसे दुनिया की बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टमों में एक बना पाया। भविष्य की प्लास्टिक रिसाइकलिंग की एक झलक यहाँ देखी जा सकती है। हर एक रोबोट हर मिनट पर कचरे के 55 टुकड़े छांटता है और यहाँ मशीन इंसान नहीं एआई संभालती है। ताइवान में प्लास्टिक खूब बनती और इस्तेमाल होती है। नाइट मार्केट दिखाइए या चाहे आसपास घूम लीजिए, हर जगह प्लास्टिक है। हम प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा चेहरा है। 90 के दशक में तो देश का और बुरा हाल था। जाहिर है प्लास्टिक से निपटने का कुछ काम तो हुआ है। वही देखने हम ताई पे पहुंचने के चंद घंटों में ही मैंने पाया एक बड़ी ही जरूरी चीज नहीं दिख रही। मैंने थोड़ा सा स्नैक लिया और उतने में कितना कचरा बना लिया, लेकिन उसे फेंकने को मुझे कहीं कचरे का डिब्बा नहीं दिखा। सड़क पर एक भी ट्रैश में नहीं है क्या? नहीं, सड़कों पर नहीं। पता चला करीब एक दशक पहले कचरे के हजारों डिब्बे सड़कों से हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि ताइवान में जो कचरा रिसाइकिल नहीं हो पाएगा उसका भुगतान आपको करना होगा। उद्देश्य ये है कि लोग कचरा कम से कम करें और कम से कम कचरा जलाने की न बताएं। हर किसी पर अपना कचरा खुद जमा करने की जिम्मेदारी है और हफ्ते में 5 दिन आने वाला ये वाहन कचरा उठाकर ले जाता है। इस तरह लोग अपने निजी कचरे को किसी डिब्बे में नहीं फेंक सकते। अब इसमें शर्म भी जुड़ गई है। अधिकारी मुआयना करते हैं, वो देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में सही काम नहीं हुआ, फिर उस इलाके पर जुर्माना लगता है। ये एक काफी सख्त रिसाइकलिंग कल्चर है जिसमें लोगों पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन यही वो नीतिगत ढांचा है जिसकी बदौलत ताइवान पिछले साल एशिया के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वेस्ट रिकवरी के मामले में अव्वल आया था। सारा कचरा जमा होगा और फिर रिसाइकलिंग होगी, जिसे छांटने में आपने इतनी मेहनत की, आखिर में वो वहीं पहुंच गया। रिसाइकिल होने वाले कचरे को उठाने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए मैं भी ट्रक पर चढ़ गई। ये ट्रक एक निजी कंपनी डाफोन के हैं। कचरा उठाने, छांटने और रिसाइकिल करने के लिए सरकार ऐसी कई कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। सारा ट्रैफिक नहीं है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। इन कंपनियों को सेंट्रलाइज्ड रिसाइकलिंग मैनेजमेंट फंड से सब्सिडी मिलती है। उनका भुगतान निश्चित है, इसलिए अगर दुनिया में प्लास्टिक की कीमतें गिर जाएं तो भी रिसाइकलिंग कंपनियां सुरक्षित हैं। थोड़ी बदबू आने लगी है। ये कचरा हम उठाने वाले हैं और ये सारा का सारा रिहायशी इलाकों से आया है। इस सेंट्रलाइज्ड नेशनल फंड की व्यवस्था ताइवान को दूसरे देशों से अलग करती है। इस फंड में पैसा कौन देता है? प्लास्टिक का उत्पादन और आयात करने वाली कंपनियां। वो ही अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट के लिए जवाबदेह होती है। रिसाइकलिंग तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लू लग रही है। ठंडक पाने के लिए हम दूसरे प्लांट में गए, जहां कुछ समय विशेष रोबोटों के साथ बिताया जिन्होंने बड़ा ही अहम काम संभाला हुआ है। हाय, मैं सैंडी हूँ। हमारे एआई सॉर्टिंग रोबोटिक सेंटर में आपका स्वागत है। प्लांट में रोजाना 40-50 टन कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। रोबोट 17 किस्मों को पहचानते हैं, प्लास्टिक और धातुओं से लेकर कागज तक। मैं अपना लाया हुआ सारा कचरा यहाँ पर गिरा दूं? पहले मुझे कचरा देखने दीजिए। मेरे पास ओनिगिरी है, सोय बॉटल, पीटी ये वाला सही है, लेकिन ये सारी छोटी चीजें इन सबको कचरा माना जाएगा। इन्हें आप वहाँ डाल दीजिए। यहाँ आया करीब 95% सामान रिसाइकिल होने लायक है। मतलब आपके हवाले बहुत ही कम चीजें होंगी। एआई को अपग्रेड करना सॉर्टिंग ठिकाने तक सीमित नहीं। डाफोन अपने रिजनरेशन प्लांट में भी उसका इस्तेमाल चाहती है। वहीं पर सारा अच्छा प्लास्टिक दोबारा जीवन पाता है। और मामला पारिवारिक है। ये डाफोन के सीईओ मैट लिन है और सैंडी के पिता भी। यहीं पर छांटे हुए प्लास्टिक के गट्ठर को काटकर धोया और सुखाया जाता है। रिसाइकलिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है सामग्री की शुद्धता, इसीलिए ये चरण जरूरी है। उसके बाद उसे छोटी-छोटी गोलियों में ढाल दिया जाता है। ताइवान प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में कितना बेहतर है? एक स्टडी के मुताबिक करीब 80% आयातित और रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक से दूसरे सामान या गोलियां बनाई गई। उसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री घरेलू कचरा सप्लाई से ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक का आयात भी करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आंकड़े और अच्छे प्यार भ्रामक भी हो सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब सामग्री को पूरी जिम्मेदारी से जमा किया जा रहा है और उसे जिम्मेदारी से जलाया जा रहा है। आर्थर हुआंग ताइवानी कंपनी मिनीविज के सीईओ हैं। ये कंपनी कचरे से आर्किटेक्चर का सामान बनाती है। बहुत से लोग इसे डाउनसाइक्लिंग कहते हैं और मैं कहता हूँ बड़े कणों को तोड़कर हवा में और भी छोटे कण जा रहे हैं। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा जलाने वाले देशों में है। उन्हीं ठिकानों पर झोलों, स्ट्रॉ और रैपरों को जलाया जाता है क्योंकि वो रिसाइकलिंग के लायक नहीं होते। शहर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से निपट भी ले तो एक बड़ा ढेर फिर भी बचा रहेगा। मैं तो अपना प्लास्टिक कचरा बिल्कुल भी कम नहीं करता। एक व्यक्ति से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उद्योगों से। ताइवान के पास बड़े-बड़े उद्योग हैं, खासकर सेमीकंडक्टर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। लिहाजा वहाँ काफी संभावनाएं हैं। वही उद्योग उसके रिसाइकलिंग ढांचे को कारगर बनाते हैं और बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग में जरूरी निर्माण प्रक्रियाओं को संभालने के लिए देश के पास पहले से ही औद्योगिक आधार मौजूद है।